बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार हारून रशीद साहब। प्रोग्राम की मेज़बान सरवत वलीम कुछ अरसे के लिए रुखसत पर है और उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कल टेलीथॉन मुहिम का आगाज़ चलाया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए की इमदाद इकट्ठी होने का दावा किया गया, जिससे सुबह से लेकर अब तक उस पर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। मुखालिफिन और नाक़िदीन जो हैं वो इमरान खान पर तनकीद भी कर रहे हैं। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल ये है कि सिंध के अंदर तबाही इस हद तक फैली हुई है कि लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। लोग पुकारते हैं कि कहां पर हैं हुक्मरान। हुक्मरान आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, फ्लड रिलीफ कैंप भी खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद ये जा वो जा। इस पर बहुत से लोग वाविला भी कर रहे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी कि पंजाब में इस वक्त इमदादी काम किस हद तक जारी है। सिंध के अंदर तो बात हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जिस हद तबाहकारी हो चुकी है उसके असरात क्या होंगे। आने वाले दिनों में मुआशी सूरत हाल का किस हद तक हमें सामना करना पड़ेगा, गंभीर होगी तो किस हद तक होगी और उससे बचाव का तरीका कार क्या होगा। बात का आगाज हारून साहब से ही करते हैं। हारून साहब, खान साहब ने एक बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर कि इन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, जलसे किए हैं, इन्होंने इमदाद के लिए कुछ नहीं किया। ज़बानी जमा खर्च करते हैं, लोगों को इमदाद की तलकीन करते हैं, लेकिन हकीकत में खुद कुछ नहीं है। देखिए, वो अब इस पे आदमी क्या बात करे यार। ये नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले हिसाब लगा रहा था कि खान साहब ने जो मकान बनाया था जिसका बड़ा चर्चा, उस पर कितने पैसे खर्च हुए थे, और जो शौकत खानम को उन्होंने डोनेशंस दी हैं 30-32 साल में, वो कितनी हैं, तो कोई तनासिब ही नहीं है। यानी मुझे एग्जैक्ट रकूम हर साल का तो पता नहीं है, बट देर आर ईयर्स एंड ईयर जब इमरान खान की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थी। यानी जो कुछ कमाते थे, बाद वक़्त 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपये की उस वक्त बड़ी वैल्यू थी। 40 रुपये का डॉलर था भाई, ये 220 रुपये का तो नहीं, 222-30 का तो नहीं था। तो वो कल उन्होंने टेलीथॉन किया, उसमें 5 अरब रुपये जमा हुए। मैं आपको बताता हूँ कितने % आमतौर पर उसमें होती है गड़बड़। यानी जो लोग अदा नहीं करते गड़बड़, तो उसमें क्या होती है, गड़बड़ कुछ नहीं होती। अच्छा, उन्होंने तो शौकत खानम अस्पताल भी बनाया है और एक नहीं बनाया है, मतलब पेशावर का बन चुका है, कराची का मेरा ख्याल है मुकम्मल होने वाला है, और वो कोई 20-30-40 अरब रुपये साल के उनके लिए वो जमा करते हैं। ज़ाहिर है खुद भी देते हैं तो लोग देते हैं, लोगों को एतबार भी है उन पर। ये टेलीथॉन, बिलावल भुट्टो साहब एक टेलीथॉन करें, जरदारी साहब करें, एक शहबाज शरीफ साहब करें, एक मोहतरमा मरीम नवाज़ करें, अभी पता चल जाएगा क्या है भाई। वो जलसे वो करते रहे। सैलाब की संगीनी का शुरू में किसी ने भी इदराक नहीं किया सिवाय जमात इस्लामी के। जलसे वो करते रहे तो वो एक पॉलिटिकल चैलेंज था उससे, मगर उन्होंने ये सैलाब जदगान से लाताल्लुकी तो अख्तियार नहीं की। जब उन्होंने काम शुरू किया तो डट के काम शुरू किया। और इन्होंने किसको बनाया इंचार्ज में? शर्जील मेमन को, जिसमें 400 अरब रुपये की बेकायदियों के इल्ज़ामात हैं। सजा तो यहाँ किसी को होती नहीं है ना, मुकदमा तो ठीक से चलता ही नहीं। क्या पता उसमें कितने दुरुस्त हैं और कितने नादुरुस्त हैं, वो तो कोई मुकदमा ठीक चले तो पता चले ना। पुलिस भी उनकी अपनी है, तफ्तीश करने वाले भी अपने हैं। आप देख रहे हैं हलीम आदिल शेख के साथ क्या हुआ। ये तो नहीं कि हलीम आदिल शेख बड़ा मासूम है, लेकिन बहरहाल हलीम आदिल शेख तो जेल में है और शर्जील मेमन जो है वो सैलाब जदगान कर लो। कल परसों रात क्या हुआ वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे बैठे रहे। तुर्की से 2 जहाज़ आए पहले और 2 बाद में आए, और वो अपना फ़ौज के नुमाइंदे बैठे रहे और NDMA के, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। और ये फैसला नहीं हो रहा था ये सामान कौन ले। कोई बच्चों वाली हरकतें करते हैं और ये कहते हैं जी उसने कुछ नहीं किया। उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो आपकी है, पंजाब के वज़ीर आला की है, सरहद के वज़ीर आला की है, इनडायरेक्टली। ठीक है, खान साहब आज भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मीटिंग की है, और पख्तूनख्वा में सूरत हाल और पंजाब में सूरत हाल बहरहाल बेहतर है। यानी इत्मीनान बख्श नहीं है, बहुत शिकायत आ रही हैं वहाँ पे, पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी बहुत सी जगहों पे शिकायत आ रही हैं। मरियम ने क्या किया जी? यानी तनकीद जिस पे करनी चाहिए, अगर अखलाकी जरूरत हो, 63 गाड़ियाँ लेके गई, 63 गाड़ियाँ। वो कितनी सराह की आप समझते हो? उन्होंने क्या किराया खर्च करके आए, अपनी जेब से किराया खर्च किया, घंटों इंतजार किया, एक पानी की बोतल, एक लुकमा खाने का, एक चपाती, एक पैकेट आटे का, एक पैकेट चीनी का, घी का नहीं दिया किसी को। और आपको अंदाजा कितनी गाड़ियां थी? 63 लोगों ने गिनी है, 63 गाड़ियां। तो वो सैलाब जदगान की मदद कर रही है मोहतरमा मरीम नवाज, अरबपति हैं खुद भी, उनके भाई भी, उनके वालिद गिरामी भी, उनके चचा भी, उनके हमजाद भी, सब। कितने पैसे दिए उन्होंने?
ये जरदारी साहब ने अपने इर्द गिर्द के मकान इल्ज़ाम है, कभी उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की कि उदैर बलोच की मदद से 16 मकान बड़े बड़े, ये हमारे आप जैसे मकान नहीं होते वहाँ पे उस इलाके में जहाँ पे बिलावल हाउस है, वो मैंने देखा है इलाका, आपने भी देखा होगा कि वो 16 मकान ख़रीदे उसके ज़रिए। पेरिस में फ्रांस में जायदाद है, बरतानिया में सरे माल का तो सबको पता है, और स्विट्ज़रलैंड के बैंकों का भी सबको पता, कोई पैसे दिया है। और वो वडेरों के घरों में सामान पड़ा हुआ है मैंने इसके, और वहाँ जा नहीं रहा कोई। वो कसूरवार वो नहीं है। 2,63,000 बोरियां गंदम की गायब हो गई हैं, कसूरवार इमरान खान है। अजीब बात है यार। इमरान खान ने भी ताख़ीर की, अगर किसी का एक्सीलेंट किरदार रहा है वो जमात इस्लामी का रहा है, लेकिन इमरान खान जब आए बुरुकार आए, पूरी कुव्वत से आए, पूरी दिलजमी से काम किया। हारून साहब वो जो कह रहे हैं ना वो जुबानी बातें नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें। जो लोग ऐलान करते हैं ना, अच्छा कुछ लोगों को तो रसाई नहीं हो सके। मेरे एक दोस्त ने, गजनफर साहब कनाडा में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी पहले भी उनसे मुलाकात है और मेरा उनसे रब्ता रहता है। वो ऑयल बिजनेस में है। उन्होंने कहा जी कि मैं $90,000 देना चाहता हूँ, 3 किस्तों में दूंगा। जिम्मेदार आदमी है तो उन्होंने ये, अच्छा कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने कहा रब्ता ही नहीं हो रहा। अच्छा इस तरह के और कितने लोग हैं जिनका रब्ता नहीं हुआ होगा? अरबों रुपए तो अभी वो हैं जो अभी वसूल के मजीद उन्हें टेलीथॉन करने चाहिए। अच्छा इसमें होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग हैं जो ऐलान करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, उनको परसू करना पड़ता है, कुछ लोग रह जाते हैं। लेकिन 5 अरब का मतलब यह है कि कम से कम 3-4 अरब रुपये आपको वसूल हो जाएंगे। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लंदन का मुझे सुनाया था खान साहब ने, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने कहा शुरू में शौकत खानम के लिए कर रहे थे, और वो थे अपना जो इंडियन फिल्मों के हीरो हैं बड़े बड़े, यार मैं नाम ही भूल जाता हूँ। आमिर खान साहब, नाम लें ज़रा आप। अच्छा सलमान खान, शाहरुख खान। हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। शाहरुख खान थे, सलमान खान, अमिताभ बच्चन थे जी। तो उन्होंने कहा जी वो भी थे, वो जब मुझे याद आ गया बिल्कुल, ये दोनों थे, अमिताभ बच्चन भी थे, ये थे। खान साहब का एक ज़माने में इन लोगों से रब्ता भी रहता था, और कभी दिलचस्प बात है कि अमिताभ बच्चन को और उसको मलाइयाँ भी सुनाते थे, उसको अपना शाहरुख खान को, कि तुम हर वक्त इश्तहार करते रहते हो, साल में एक आध इश्तहार तो समझ में आता है। एक दफ़ा बड़ा उसको अमिताभ बच्चन को कह रहे थे कि तुम ये साबुन तक के इश्तहार कर लेते हो यार, कमाल है यार। शाहरुख को भी एक दिन ऐसी कोई बात कर रहे थे। अच्छा खैर, वो अब कहने लगे, एक आदमी आया उसके पास ब्रीफ केस था, उसने कहा $1,00,000 दूंगा, जहाँ तक मुझे याद है $1,00,000 का उसने कहा। सही। और उसने हमारे साथ खूब तकरीब में सेल्फियाँ बनवाई और गले मिल के तस्वीरें बनवाई, अमिताभ बच्चन से भी, शाहरुख से भी, मुझसे भी, और लोगों से भी। और इसके बाद वो डिसअपीयर हो गया। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जिन पाकिस्तानियों ने, उनमें से बहुत सौ को तो हम जानते हैं, उन पाकिस्तानियों को जिनके नाम आए हैं पहले भी कि उन्होंने पार्टी के लिए फंडिंग की है, उन्होंने ऐलान किए हैं वो इस पर अमल करेंगे। और ये आखिरी टेलीथॉन नहीं होना चाहिए खान साहब का, मेरा ख्याल है भी नहीं आखिरी। वो जहाँ अगर वो उनके पास फुर्सत हो और वो जा सकें लंदन और अमेरिका और अमारात में, और अगर तो अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जा सकें। मुझे याद है फौजिया कसूरी साहबा गई थी तो $1.5 या $2 मिलियन डॉलर तो वो ले आई थी, इसलिए कि वो दिल जमी से बहुत काम करती थी। और देखिए वो फंड रेजिंग में उनका कोई सानी नहीं खान साहब का। वो जब भी कोई तकरीब करते हैं पहले अपनी तरफ से ऐलान करके, मुझे पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, अपनी तरफ से पहले ऐलान करते हैं, फिर दूसरे लोगों की तरफ से करते हैं। और उनके कितने लोगों को तो मैं जानता हूँ अरब दुनिया के, और ऐसे पाकिस्तानियों को कि जिनसे वो जब ज़्यादा ज़रूरत हो, वो एमरजेंसी है, वो फ़ोन रब्ता करते हैं, पैगाम भेजते हैं तो वो पैसे भेज देते हैं। हारून साहब इस बार होगा क्या? यही सूरत हाल है। टेलीथॉन में भी इमदाद ज्यादातर उन लोगों ने दी है जो लोग पार्टी को फंड करते रहे और ममनुआ फंडिंग लिस्ट के अंदर उनका नाम है। अब की बार हलाल हो जाएगी? नहीं, क्या होगा अब की बार? मैंने कहा वही लोग इस फंड में भी हिस्सा ले रहे हैं, उनके नाम ममनुआ फंडिंग लिस्ट में भी हैं, तो अब की बार क्या दे रहे हैं ना? वही जो कौम के मुजरिम हैं, वही दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? और वैसे मुकदमात का तो कुछ नहीं होगा उस पर, अगर आप सवाल करें तो मैं अर्ज करूंगा और ये मुकदमात इसलिए नहीं हो रहे, ये वीडियो लीक्स इसलिए नहीं हो रही कि ये कसूरवार हैं। किसी मामले में हो भी सकते हैं कसूरवार,
इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सैलाब में कुछ कर के तो दिखा नहीं रहे, बाहर से जो कोई मदद आई है। शरीफ ख़ानदान में से किसी ने इमदाद का ऐलान किया है? इनके कहने पे कोई चंदा देता है? इन्होंने कोई मैनेजमेंट की कोई महारत का, इंतज़ामी महारत का मुजाहरा किया है? शहबाज शरीफ साहब तो इतने दिन सोए रहे और कहीं जाते। वो सक्कर में तो एक कैंप लगाया, उसकी खबरें आ रही हैं कि वो कैंप तो सिर्फ आर्जी था, जब वो आए तो उसके जाने के बाद उखाड़ दिया गया। ऐसा ही एक दफ़ा 2010 में गालबन, हाँ, वो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए थे, उस कैंप का कोई वजूद ही नहीं था, वो पर्दे लगा के खड़े कर दिए। जब वो वापस आए तो उसको समेट दिया। वो मरीज़ भी नहीं थे, कोई मुतसरीन भी नहीं थे। तो अब इस पे क्या अर्ज करें जी? हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वो जो खिदमत खल्क में इमदाद में मसरूफ़ हैं और वो जो सियासत खल्क में इस्तबदाद में मसरूफ़ हैं, दोनों में तफरीक किस तरीके से की जा सकती? वो तो लोग सब देख ही रहे हैं, तफरीक की क्या बात है। बिलावल भुट्टो के भुट्टो ख़ानदान ने तो कभी कौमी किसी अलमी में कभी कोई डोनेशन दी नहीं, न जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, ना मोहतरमा इनकी वालदा साहबा ने, ना जरदारी साहब ने, ना बिलावल साहब ने। चंदा देने पे, लोगों के दुख दर्द में शरीक होने पर ये यकीन नहीं रखते। वो अपना, आपको याद है कर्ज, आप तो छोटे होंगे, उस कर्ज उतारो मुल्क संभारो स्कीम, जी जी, तो वो एक दिन निज़ामी साहब ने बताया, मजीद निज़ामी मरहूम ने, कि जो 1 करोड़ रुपए का चेक नवाज शरीफ साहब ने दिया था उस पर दस्तखत किसी और के थे, उनके अपने पैसे नहीं थे। ओ भाई, इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में, ये लाहौर में था ना इनका ख़ानदान, इनके बुजुर्ग तो जिंदा थे ना सारे, एक आध नहीं, 7 भाई थे। और कभी एक चवन्नी की रसीद इन्होंने दिखाई है कि इन्होंने तहरीक चलिए मुस्लिम लीग को न चंदा देते, किसी और को देते। कश्मीर से इनका ताल्लुक है, आज़ादी कश्मीर की तहरीक थी, उसके लिए कभी कंट्रीब्यूट किया है? इन लोगों को पता नहीं है क्या, कहाँ से ये हौसला लाते हैं ये बात करने का कि जी फलां ये कर रहा, फलां ये कर रहा और ये कुछ नहीं कर रहे हैं जी। अभी देखिए नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, शहबाज शरीफ साहब ने क्या हरकत की है, यानी सिंध और बलूचिस्तान के लिए तो इमदाद का ऐलान किया है, बड़ा अच्छा किया, करना चाहिए। सिंध बहुत मुतासर हुआ, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बहुत बुरी तरह मुतासर है, क्योंकि वो दूर दराज इलाके हैं, वुसअत बहुत है। पंजाब के और पख्तूनख्वा के लिए जनूबी पंजाब में इतनी तबाही है, 2 दफ़ा डूब गया है तौसा, 2 दफ़ा डूब गया। कोहे सुलेमान से जो सैलाब आए हैं, बस्तियों का नामो निशान ही मिटा दिया, उसके लिए कोई इमदाद का ऐलान नहीं किया वज़ीर आज़म साहब, पंजाब से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है उनका। और पख्तूनख्वा के लिए वो उसने अपना एहतजाज किया है, महमूद खान है, कि ये हमारा हक है, हम पहले से ख़त लिख रहे हैं, बार बार तवज्जो दिला रहे हैं। देखिए सिर्फ सवात में दरिया के किनारे 50 होटल दरिया बुर्द हो गए, और बहुत से इलाके जो हैं वो पहाड़ी चश्मों से जब पानी आता है दरियाओं से ऊपर से, तो वो कोई चीज़ उसमें बचती नहीं। मुझे चित्राल में याद है कि चंद बरस पहले गांव के गांव ख़त्म हो गए थे, कोई चीज़, वो इतनी शिद्दत से आता है पानी, उसके लिए नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लिए जो अपना वफाकी फ़ंड से जो यानी ज़रे आनत उसको कह लें, कुछ भी कह लें, जो होती थी गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो बंद कर रखी है। कबायली इलाकों को पैसे नहीं दे रहे, जब ये तो हाल है। हारून साहब, जब ये कबायली इलाकों या जीबी को या आज़ाद कश्मीर को ये पैसा नहीं दे रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं? सूबे अलग से लगे हैं, वफाकी हुकूमत अलग से लगी है, फलाई तंजीमें अलग से लगी हैं, क्या ये बेहतरीन मैकेनिज्म है? क्या इससे बेहतरी आ सकती है? वो जो इमदाद आएगी वो सूबों में कैसे तकसीम होगी? वो जी अल्लाह जाने कैसे तकसीम होगी। भी सादा सी बात है, कमेटी बना ले, एक मरकज़ का आदमी हो, सूबों के आदमी हो। आज़ाद कश्मीर का अगर कोई इलाका मुतासर हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान के तो कुछ हुए हैं, पख्तूनख्वा पे बहुत से इलाके मुतासर हुए, कमेटी बना लें, उसमें इवन कोई अपना जो है गैर सरकारी शख्सियात को भी जिनका तजुर्बा है, मतलब अल-खिदमत वालों का बड़ा तजुर्बा है, वही कई अशरों का तजुर्बा है भाई, उसकी अहमियत होती है। उनके पास वर्कर हैं, उनका मजबूत तंजीमी ढांचा, अखूबत है, और लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, बाज़ का ज़्यादा जिक्र नहीं होता। अभी हमारे एक दोस्त तौसा गए थे डॉक्टरों को लेके, और उनकी तंजीम का कहीं मैंने नाम ही नहीं सुना। और जब लोगों ने मुझसे पूछा, कई लोगों ने रब्ता किया, तो मैंने कहा उनको भेज दें पैसे, तो बहुत से लोगों ने भेजे। अभी एक डॉक्टर साहबा तशरीफ़ लाई हुई थी
नॉर्वे से, उन्होंने उसी वक्त बात हुई, तो उसी वक्त 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, ऐसे गुजरांवाला में हमारे दोस्तों ने दिए पैसे, और बहुत से लोग, हर कहीं लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आदमी काबिल एतबार हो। तो ये इसके लिए क्या मसला है जी, कमेटी बना लें। लाहौर से अपना डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब को ले लें, डॉक्टर अमजद साकिब साहब को ले लें, अब्दुल शकूर साहब या उनके किसी नुमाइंदे को ले लें। इसी तरह कराची में हैं अपना, कराची के लोगों ने तो हमेशा कमाल किया है जी। इस दफ़ा पूरी उस कुव्वत से अभी बरूए कार नहीं है, लेकिन आएंगे। कराची के लोग जो हैं अपना सानी नहीं रखते, बर्रे सग़ीर में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी फैयाजी के साथ थी। उनको शामिल कर लें, एक कमेटी बना लें। वो झगड़े, वो नतीजा क्या हुआ, उन्होंने पंजाब से और पख्तूनख्वा से लाताल्लुकी इख्तियार की। खान साहब ने जो टेलीथॉन किया उसमें पंजाब और पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को ला बिठाया और उन्हीं के अकाउंट्स दिए। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। कुरान मजीद कहता है आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं यार, कमाल है यार। इसमें क्या तफरीक है, कोई आदमी मर रहा है। कुरान मजीद तो ये कहता है जिसने एक जान बचाई, एक जान, उसने तमाम बनी नौ इंसान को बचा लिया, तमाम आदमियत को बचा लिया उसने। हरून साहब, हमारे यहाँ बरत रहे हैं और हमारे यहाँ तबकाती तकसीम ऐसी ही है। यानी एक खबर है, हमारे साथी एंकर पर्सन बलूचिस्तान में है, वो ये खबर देते हैं दाल रोटी 500 रुपए में मिल रही है, और कालाम में सूरत हाल ये है कि उन्होंने मुफ्त तकसीम का ऐलान किया। ये नहीं, देखिए अवाम में नहीं है, कालाम में तो ये हुआ है कि होटलों का किराया लेने से इनकार कर दिया जी। कालाम के लोगों को की तो यादगार तामीर करनी चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब के शहरों में और कराची में और पेशावर में उनके लिए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार बनाने। पानी की बोतलों के पैसे लेने से इनकार कर दिया कालाम में लोगों ने, खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया। किसी दुकान पर गए, लोगों ने कहा आप सयाह हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसी तरह फ़ौज ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया। वो जो जनरल साहब कह रहे हैं ना राशन का मसला नहीं है, मुझे ये लगता है फ़ौज अभी और अपने हिस्से का राशन देगी। हर कहीं पहुँचे हैं और बेशुमार लोगों को उन्होंने, सैकड़ों आदमियों को बचाया, रेस्क्यू किया है जहाँ कहीं जितना उनका बस चला है। और ऐसे मौके पे फ़ौज तो हमेशा खैर काम करती है, करना भी चाहिए उसको, लेकिन ये है कि मोटिवेशन होती है तो करते हैं, यूँ ही तो नहीं करते। ये शरीफ और वो अपना जरदारी ख़ानदान के लोग क्यों नहीं कर लेते ये, हैं जी। हरून साहब, वो जनरल साहब ने ये जो बात की है कि सिंध और बलूचिस्तान में मकान बनाए जाएंगे जो सैलाब से तबाह हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए आपको ये मुमकिन दिखाई देता है या आसान दिखाई देता है? देखिए, हमारे पास इस वक्त तो वसाइल नहीं है, लेकिन उनके जहन में शायद कोई फार्मूला हो। मुमकिन है फ़ौजी इंजीनियरों से और फ़ौजियों से काम लें, उनके बड़े एक्सीलेंट ताल्लुकात हैं अपना कुछ अरब हुक्मरानों के साथ, अमरीकियों के साथ, कुछ यूरोप में भी उनके मरासम हैं, लेकिन अरब हुक्मरानों के साथ बहुत अच्छे मरासम हैं। बाद लोगों के दरमियान इख्तलाफात थे तो उसकी मसालत भी उन्होंने कराई। कई बरस पहले की बात है, एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी तो उसका जिक्र हुआ था, वो उन्होंने रिकॉर्ड के लिए चूँकि नहीं किया था इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाता। तो उनके जहन में कोई नक्शा होगा, मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि वक्त लगेगा, उसमें मरहलवार बनेंगे, लेकिन मकान तो बना के देने पड़ेंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारे यहाँ मकान बनाने के जो तरीके हैं ये फरसूदा हो चुके हैं। अब यूरोप से और चीन से जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बरसों से राज हैं, आ क्या रही हैं, 2-3 दिन में 4 दिन में मकान बन जाता है, वो मटेरियल ही दूसरा इस्तेमाल होता है। अब वो कोई तफसील बताएं तो फिर पता चले, लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने कहा है तो कोई मजबूरी तो नहीं थी ये ऐलान करने की, तो सोच समझ के उन्होंने कहा होगा, कोई मंसूबा होगा उनके जहन में, फौजी इंजीनियरों से बात की होगी। हरून साहब, ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा से सिफारिश की है, इस्तदा की है पाकिस्तान पे रोशनी डालने की हालात पे, माजी में वो इन्हीं इस्तदाओं के ऊपर खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, तो अब उनकी इस्तदा के ऊपर आपको अमल दरामद होता दिखाई देता है? नहीं, वो उनकी वजह से नहीं होगा, वो तो पाकिस्तान की वजह से होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बहुत दर्दमंद आदमी लगते हैं एंटोनियो गुतरस,
उन्होंने कहा ये फराख दिल लोग, ये बिल्कुल ठीक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए कि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अतियात देने वाली जो कौमें उनमें शामिल हैं और हर कहीं देते हैं। बरतानिया में भी मकामी तंजीमों की भी मदद करते हैं, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जहाँ कहीं पाकिस्तानी हैं उनकी एक काबिल ज़िक्र तादाद बड़ी फैयाद वाक़ई है। तो उन्होंने कहा ये फराख दिल लोग, इनको मुसीबत में देख के दिल टूट गया। को तो अक़वाम मुत्तहिदा करेगी, बिलावल भुट्टो बेचारे की कौन सुनता है, न उसको बात करने का सलीका है, न उसमें वो एतमाद है, न कोई तजुर्बा है, न कभी वेलफेयर का काम किया है। लेकिन बहरहाल वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से उनकी ज़िम्मेदारी थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने तो अपील की है और उसका इंशाअल्लाह कुछ न कुछ नतीजा भी निकलेगा, कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा। नाज़रीन ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि बात की सूरत हाल और अब तक की मनसूबाबंदी पर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन सैलाब की तबाहकारियों पे हम बात तो कर चुके हैं, बहाली के इक़दामात पे बात करेंगे, मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी पे बात करेंगे और इसी बीच सियासी मंजरनामे पे भी नज़र दौड़ाएंगे। हारून साहब की तरफ बढ़ते हैं। हारून साहब, खान साहब के पुराने साथी जो उनसे कुछ नाराज़ हो गए थे, इतलात ये हैं कि फिर से वो वापस राबिते में हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मदद भी करना चाहते हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से। ये कुर्बत फिर से क्यों जागने लगी? मालूम नहीं है, जब तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो जाती। वो शौकत तरीन साहब की उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सियासत समेत सब चीज़ों पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन ये तासुर इससे ये सिर्फ उन्होंने पख्तूनख्वा हुकूमत को 1 करोड़ रुपए दिए हैं तो उससे ये तासुर कायम नहीं कर लेना चाहिए कि कोई ये सियासी पेशरफ्त है। हो जाए कल, हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि जिस जिस इलाके में उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, 3-4 फैक्ट्रियाँ उनकी, 2 तो रहीम अरखा में ही हैं, तो वो हर एक में उस जगह पे सैलाब है या नहीं है। मसलन लोधरा में नहीं है, सैलाब नहीं है, लोधरा उनका इलाका है, तो लेकिन इर्द गिर्द के इलाकों में तो है। उसके लिए 2-2-2.5 करोड़ रुपए हर फैक्ट्री के इर्द गिर्द के इलाकों के लिए उन्होंने रखे हैं जो नियरेस्ट इलाका है। एक मुझे कल उनके एक दोस्त ने बताया, मैंने उनसे पूछा इसी में, तो उन्होंने कहा नहीं ये तासुर आपका सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक डिप्टी कमिश्नर ने फ़ोन किया, गालबन लोधरा का, मुझे याद नहीं है कौन सा ज़िले का था, वो करीबी ज़िले का था, तो उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए। उनके मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने उनसे कहा, तो उसने कहा 20-25 लाख रुपए दे दे तो बड़ी इनायत होगी। तो उन्होंने कहा हाँ 25 लाख रुपए इसको दे दें। तो वो ये काम तो वो करते रहे अपने इलाके में। उनके वालिद ने भी, उन्होंने वेलफेयर के बहुत से काम किए हैं, यानी दूसरी चीज़ों पर इख्तलाफ हो सकता है आपको। अच्छा, अब वो बहरहाल अब इस 2 राय पाई जाती हैं पार्टी के दर्द हल्कों में। बहुत से लोग तो यही कह रहे हैं, कई लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया कि जी आप बात करें। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, मेरा ये काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। एक सिचुएशन थी जिसमें मैंने बाज़ औक़ात कोई थोड़ा बहुत किरदार अदा किया था, ये अब उनके अपने करने का काम है, उन्हें खुद करना चाहिए। नहीं, आपको मुस्तक़बिल करीब में रीयूनियन दिखाई देती? वो ये देखिए ना, मसलन वो जो थे आज़म खां जी और शहजाद अकबर, जो जिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ ये सारी मनसूबाबंदी की थी, वो तो चले गए। और चीनी के मामले में आज तक ये बता नहीं सके वो कि जहांगीर तरीन ने क्या जुर्म किया है। भाई उसकी मंजूरी तो दी कैबिनेट ने और पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी, तो इसमें जहांगीर तरीन का कसूर क्या था ये तो पता नहीं चल सका आज तक। तो बाकी सब लोग काबिल कबूल थे, तो वो भी काबिल कबूल थे। और जहांगीर तरीन ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कभी कोई ज़ाती नुक्ताचीनी नहीं की। लोग करते रहे, दूसरे लोग करते रहे। मसलन ये कि अलीम खान साहब ने बाद मौके पर सख्त रवैया अख्तियार किया, मदद भी उन्होंने बहुत की पार्टी की। और अगेन अलीम खान ने भी वेलफेयर पे बहुत पैसा खर्च किया। मुझे नहीं पता सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया, लेकिन ये है कि एक पूरी जेल उन्होंने संभाल ली और उसमें हज़ारों आदमियों को रेगुलरली बहुत शानदार खाना मुहैया करते रहे, इलाज की सहूलतें दी और भी बहुत सी चीज़ों में किया उन्होंने। तो ये मैं इसके बारे में हतमी तौर पर कोई राय नहीं दे सकता। सही। हारून साहब, हमारे एक वज़ीर हैं, उन्होंने ये बात की है कि सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं, जितना नुकसान हुआ है, पिछली हुकूमत ने कोई फ़ंड नहीं जारी किया था जिसकी वजह से ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है, और अगर फ़ंड जारी होते तो इस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। नहीं, वो मुख्तलिफ क्या खाक होते, लेकिन ये बात ही बुनियादी तौर पर गलत है। 1818 और 1820-21 तक 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, और यही मैक्सिमम रकम है जो कभी जारी हुई है 2018 से 2021 ये पुश्ते वगैरह बनाने के लिए। और जो
जी जी, 1,80 करोड़ पे, वो तो फ्लड कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। वो मैं कोई सुनी सुनाई बात थोड़ी कर रहा हूँ। वो ज़रा साहिबान जो मुंह में आता है कह देते हैं बगैर सोचे समझे। और ये यानी जिम्मेदारी असल में ये सब टालने के लिए है, चीज़ों को तवज्जो हटाने के लिए है। इसीलिए वीडियो लीक्स भी हुई, आइंदा भी हो सकती हैं, और स्कैंडल भी बन सकते हैं, और गद्दारी के मुकदमे भी बन सकते हैं, और सोशल मीडिया पे मुहिम्मात भी चल सकती हैं। ओ भाई, 2 महीने पहले कितने लोगों ने, अखबार नवीसों ने, ये खाकसार ने भी लिखा कि भाई सैलाब आने वाला है, बारिशें क़यामत खेज़ होंगी, और उसके लिए कोई बंदोबस्त अभी से कर लें। बहुत सी चीज़ें तजवीज़ भी की हैं, उस तफसील में क्या जाएँ, हैं जी। खुराक का भी कहा कि बहरान पैदा होगा। शहरी रहमान साहिबा भी इस हवाले से एक अलार्मिंग सिचुएशन पहले बता चुकी थी। जब वो बता चुकी थी तो तब भी आप कुछ कर लेते? नहीं, वो शहरी रहमान साहिबा तो मतलब एक ही वक्त में ये भी कह रही थी कि भाई IMF से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, मुल्क को गिरवी रख दिया, तबाह कर दिया। मैं ये तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने ताख़ीर से पॉइंट आउट किया। उनसे पहले कई अखबार नवीसों ने किया और लोगों ने किया। जो जिम्मेदार लोग थे वो एक अरसे से इसको महसूस कर रहे। इन हुकूमत ने खुद कुछ किया नहीं, बल्कि सैलाब आ गया, बलूचिस्तान तबाह हो गया, बहुत से अजला, और वज़ीर आज़म साहब घर बैठे रहे यहाँ पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए। हालांकि वज़ीर आज़म को इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर वो जहाज़ में हो तो वहाँ से भी बात कर सकता है, किसी भी एयरपोर्ट से बात कर सकता है, दूर दराज इलाके से भी बात करता है। वो हमारी तरह थोड़ी मजबूर होता है। मैं आज से 30-40 साल पहले मुझे याद है कि वो टेलीफोन, जब ये जो टेलीफोन इंटरनेशनली इस्तेमाल होते ये नहीं थे, तो 40 साल पहले मुझे याद, सरदार क्यूम साहब के पास एक फ़ोन होता था, वो वायरलेस ही क्या था, तो वो बता रहे 200 किलोमीटर के या इतने इलाके में रब्ता हो सकता है। तो वज़ीर आज़म का ये मसला थोड़ी होता है, लेकिन तरजीहात की बात है। ये तरजीह नहीं थी। अभी तक गए जरदारी साहब कहीं? बिलावल 1-2 जगह गए, वहाँ क्या उनके साथ सलूक हुआ? और मरीम साहिबा ने क्या हरकत की वहाँ पे तौसा में? तरजीह नहीं है, इनका मसला ही नहीं है। आपको इसके बाद तरजीहात में कोई तब्दीली दिखाई देती? कर सकते थे, नहीं कोई नहीं तब्दीली। ये एहसास की बात होती है। बात यह है, ये कम अज कम इतना तो कर सकते थे कि आबादियों का इनखला करते। क्या महकमा मौसमियात इनको ये भी नहीं बता सकता? मुझे नहीं मालूम आज की सूरत हाल क्या है। पंजाब का, पाकिस्तान का महकमा मौसमियात दुनिया के 8 बेहतरीन महकमा मौसमियात में से एक रहा है। हमेशा सही पेशीन गोई करते रहे। मुद्दतों इसको डेवलप किया गया, बेहतरीन इक्विपमेंट, ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में काम शुरू हुआ और बेहतरीन लोग इसने पैदा किए। एक सेकंड की ये खबर देते थे। तो ये उनको मालूम नहीं था, ये पंजाब के वज़ीर आला को मालूम नहीं था, ये सिंध के वज़ीर आला को। सिंध के वज़ीर आला तो ऐसे बात करते हैं को गोया अरस्तु और अफलातून उनके सुकरात उनके शागिर्द रहे हों। दुनिया की हर चीज़ उन्हें पता है। ये पता नहीं था कि बंदोबस्त करना। ओ भाई, सिंध के बहुत से शहरों में सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। ये हमारे अखबार नवीस जाते हैं वहाँ पे, और चूँकि अफरा तफरी में जाते हैं तो जो सूरत हाल है उसको तो बयान कर देते हैं, लेकिन बाद जगह पे सीवरेज सिस्टम ही नहीं है, गलियों में पानी बहता। हारून साहब, ये बैराजेस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? वो लाहौर के लिए अंग्रेज बहादुर बना गए या फिर किसी नवाबों ने बना दिया? सक्खर बैराज की सूरत हाल से भी आप वाकफियत रखते हैं? नहीं, नवाबों नहीं बने। मैं आपको बताता हूँ कैसे बना था। वो अपना शहबाज शरीफ साहब को एक दफ़ा बताया गया कि लाहौर शहर में सीवरेज बहुत पुराना हो गया, 100 अरब रुपए की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा मैं 100 रुपये ज़मीन के नीचे दबा दूँ। कमाल है भाई, सीवरेज एक बुनियादी ज़रूरत है। सर सैयद अहमद खान कब गए थे इंग्लैंड? वो 1895 की बात होगी मेरा ख्याल, इससे भी ज़रा पहले की बात, पहले की होगी ना, उससे पहले की बात है। वो तो उन्होंने इंग्लैंड के सीवरेज सिस्टम का जिक्र किया है कि ये हमारे यहाँ अभी तक राइज नहीं हो सका, और सफाई का ये निज़ाम है, और ये बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो शायद उसके 150 साल के बाद फरमा रहे हैं, 150 साल से भी ज़्यादा हो गया, शहबाज शरीफ साहब कि मैं ज़मीन के चीज़ दबा दूँ। भाई, सफाई के लिए ज़मीन के नीचे पाइप दबाए जाएंगे ना। आप कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि वो बिजली के खंभों के साथ खड़ा कर दें उनको, ताकि तालियां पिट सकें, ताकि आपको दाद मिल सके। वो ये तो मैं गुलाम इसहाक खान साहब ने मुझे बताया, गुद्दू बैराज का और ये सक्खर बैराज वगैरह का, ये सारा मंसूबा उनके ज़माने में बना। वो अमेरिका गए, वहाँ ने उन्होंने इसको स्टडी किया। ही वॉज ए यंग ऑफिसर ऑब्वियसली, उस वक्त बहुत यंग तो नहीं थे,
तो वो उन्होंने आके ये सारा मंसूबा पेश किया और ये इतना एक्सीलेंट मंसूबा था। कुछ तो अंग्रेज़ों के ज़माने में काम हुआ, कुछ ये गुद्दू बैराज वगैरह पे ये ग़ुलाम इसाक़ खान साहब की निगरानी में काम हुआ, वो वापडा के चेयरमैन थे उस वक्त। तो उन्होंने बताया कि इसकी इतनी शोहरत थी दुनिया में, 2 दफ़ा शहनशाह ईरान इसको देखने के लिए आए। बल्कि मुझे याद है मैंने उनसे ये भी पूछा कि खान साहब वसाइल के इस्तेमाल में एहतियात आपने कैसी की, इसमें तो करप्शन बहुत होती है। उन्होंने कहा नहीं, कोई करप्शन उसमें नहीं हुई, हत्तुल-इम्कान बहुत कम, कहीं कोई छोटा मोटा वाक़या हुआ होगा। तो मैंने कहा क्या क्या उसका बंदोबस्त क्या करते थे? तो उन्होंने कहा बंदोबस्त होता है आदमियों के ज़रिए, आदमी चुने जाते हैं, ऐसे ठोस आदमी जिनको कोई ब्राइब ना कर सके, जिनको कोई मायल ही ना कर सके रिश्वत सतानी पे, जिन्हें टेम्प्ट ही ना कर सके। उन्होंने कहा, एक नाम उन्हें याद नहीं था, कहने एक सूफ़ी साहब थे, वो जैसे उनका तलफ़्फ़ुज़ था सूफ़ी साहब करे, सूफ़ी साहब हैं, वो सूफ़ी साहब थे। उन्हें वो चीफ अकाउंटेंट थे वहाँ उस सारे सिस्टम में, तो उनके वो फाइनल अप्रूवल वो देते थे बिलों की पेमेंट के। वो ठेकेदार होते थे, वो बड़े सख्तगीर थे और एक एक चीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा लेते थे। क्या लगे वो मेरे पास आए, और ठेकेदार ये कोई गलियाँ महल्ले बनाने की सड़कें बनाने वाले ठेकेदार, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस सतह के वो लोग होंगे और कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे। वो तो ब्रीफ केस लेके आते हैं इस्लामाबाद में और कितने बड़े बड़े अफसरों को जेब में डाल के ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी सूफ़ी साहब को हटा दें। मैंने उनसे कहा, ये खान साहब के अल्फाज है, मैंने उनसे कहा आपका हर जायज़ काम मैं करूँगा, आपकी हर दुरुस्त बात मैं मानूंगा, सूफ़ी साहब को नहीं हटा सकता। तो ये देखिए ना, अब उसकी मेंटेनेंस तो अभी 40 साल से ज़्यादातर तो पीपल्स पार्टी वाले ही रहे हैं। और भाई उसकी बराज की क्या बात करते हैं, पिछले 14-15 साल में आप भी हयात ख़त्म हो गई है। कराची के साथ जो समंदर है 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर तक, वो वहाँ खड़े होके मैं वहाँ रहा हूँ कराची में मुख्तसर अरसों के लिए, उस समंदर में मछलियाँ नज़र आती थी, अब उनका वजूद ही नहीं है। सारा गटर का पानी, कितने मिलियन टन जो है वो उसमें डाला जाता है। ये दुनिया का वाहिद बदकिस्मत शहर होगा शायद जहाँ पानी साफ किए बगैर समंदर में डाल दिया जाता है। वो जंगलात जो होते हैं मैंग्रोव, वो तबाह हो रहे हैं, मछली ख़त्म हो रही है और माहीगीर अपना पेशा छोड़ रहे हैं। आज से 40 बरस पहले 4 बिलियन डॉलर की मछली टिन पैक्ड जापान एक्सपोर्ट करता था, जो हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बड़ी शानदार मछली पाई जाती है, किसी वक्त आपको इसकी तफसील बताऊंगा। वो पानी नहीं साफ करते। अभी उनके वजीर साहब एक कह रहे थे हम मंसूबा बना रहे हैं, हम जायजा ले रहे हैं। ओ भाई, मीलों तक मछलियाँ ख़त्म हो गई और तुम कह रहे हो मंसूबा बना रहे हैं। ये काम कौन सा है जी? कूड़ा उठाना और पानी साफ करना, ये कितना बड़ा काम है। दर्द और एहसास नहीं है। सिंध के लोगों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, और सिर्फ शहरी सिंध के नहीं, देही सिंध के लोगों को भी, वरना इसी तरह लुटते और बर्बाद होते रहे, इसी तरह आफतें उन पे आती रहेंगी। मैं हारून साहब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये पानी के मंसूबों, बैराजेस के और हेड्स के मंसूबे जो हैं, मैंने नवाबों का अगर जिक्र किया था तो हेड सुलेमान की का जिक्र किया कि वो नवाब और बहावलपुर बना गए। हम सस्ते पानी के मंसूबे नहीं लगा सके, जिसकी वजह से हमें बिजली इतनी महंगी पड़ रही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो बिल आ रहे हैं वो एक आम फर्द की माहाना आमदन से ज्यादा है। लोग किधर जाएंगे? ये अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, उनकी मुलाजमा घर में काम करने वाली, पार्ट टाइम काम करने वाली, उसका 22,000 रुपये का बिल आया। वो बड़े परेशान थे, भाई इसका क्या होगा अब? मैंने कहा उनके लिए पानी के, मैंने कहा क्यों इतना बिल कैसे आ गया? उन्होंने कहा कुछ वो है तो चंद बल्ब हैं, एक आध पंखा होगा, मतलब वो पानी की मोटर नहीं चलानी। मैंने कहा भाई उसको टंकी बना के दो, किसी से कहो दो सारे दोस्त मिलकर उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करें और उनको टंकी बना के दो। वो तो खैर चलिए, उसे मुमकिन है कोई जवाब हो। बहुत से लोगों के फर्जी बिल आ रहे हैं, 2 बल्ब जल रहे हैं, एक आध पंखा चल रहा है और 20,000 रुपये बिल है। खुदकुशी के वाक़यात हुए हैं, क्या आप लोगों को मार डालेंगे? ये इस हुकूमत को सिर्फ सरमायादारों की फिक्र है, अब अपनी पार्टी को डोनेशन देने वालों की फिक्र है, कारोबारी तबके की फिक्र है, उनके बल पे ये इलेक्शन जीतते हैं। ये क्यों नहीं? 50 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो जिन्हें टैक्स देना चाहिए और नहीं देते। ये 4-4 कनाल के मकानों में रहते हैं, जिनके बच्चे बैरून मुल्क सैर करने के लिए जाते हैं, आला स्कूलों में पढ़ते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, जिनकी बेगमात जेवरात से लदी पदी रहती हैं। ये FBR की तश्कील न क्यों नहीं करते?
उनसे टैक्स क्यों नहीं वसूल? सारा टैक्स का बोझ जो है वो चाय और चीनी ख़रीदने वाले और कुकिंग ऑयल ख़रीदने वाले, साबुन ख़रीदने वाले, और ये छोटी ज़िंदगी जो कपड़ा ख़रीदने वाले, और जो सस्ते किस्म के जूते और सस्ता कपड़ा ख़रीदने वाले गरीब आदमी पर डाला जाएगा। दर्द और एहसास ही नहीं है। इनसे जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे, जब तक पार्टियों की जमहूरी, और एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, पार्टियों की जब जमहूरी तश्कील नहीं होगी, सरमायादार गर्दन पर बैठे हुए हैं पार्टियों की। हर पार्टी का लीडर कहता है मैं टिकट दूंगा। आप कौन है जी टिकट देने वाले? आप बादशाह सलामत हैं, मुग़ल आज़म हैं, आपने मुल्क फतह किया है। भाई इलाके के पार्टी के वर्कर फैसला करेंगे इसको टिकट देना। जब तक ये नहीं होगा, देखिए पटवारी आपको लूट रहा है, आपकी कांस्टेबल तजलील कर रहा है, और वो खुद भी बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ है कांस्टेबल, है जी। हर सरकारी महकमे में रिश्वत का दौरा है। मैं आपको किसी दिन महकमा औकाफ के बारे में बताऊंगा, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि कितनी करप्शन है। अनबिलीवेबल। मैं अभी उस पर काम कर रहा हूं। अनबिलीवेबल। सालाना कई अरब रुपए की करप्शन है, और लोगों को मालूम है, वजीर आला को मालूम है, पिछले वजीर आला को मालूम था, उससे पहले वजीर आला को मालूम था, किसी ने नहीं किया। क्या आपको यकीन है यकीन आएगा इस बात का कि बुज़दार साहब ने अपने वालिद की कब्र पे कुरान खानी के लिए 3 मुस्तकिल कारी मुकर्रर किए, जिन्हें सरकारी ख़जाने से तनख्वाह दी जाती थी। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। अब वो कहाँ हैं बुज़दार साहब? अब वो जो खुसरो बख्तियार साहब, बड़े मुझसे PTI वाले नाराज़ होते हैं, वो किधर है खुसरो बख्तियार? मुल्क से ही चले गए, उनके भाई भी गायब है। शुगर मिले हैं उनकी, जहांगीर तरीन पैसे दे सकता, वो नहीं दे सकते। हारून साहब, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर आप बात कर चुके हैं। एक ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल ये कि IMF का पैकेज किसके लिए खुशहाली लाएगा? किसी के लिए भी नहीं लाएगा। वो ये तो कर्ज है भाई, ये वापस करना है, इससे खुशहाली आती है। ये जो जिन लोगों के हत्थे चढ़ेगा, यानी 3 करोड़ रुपए उसके लिए मांग रहे थे, वो जो जानवरों की बीमारी, $3 करोड़ वर्ल्ड बैंक से, उससे दफ्तर बनाएंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे। ये तो कोई मॉनिटरिंग का हमारे यहाँ सिस्टम है ही नहीं। क्या डॉक्टर शब्बर ज़ैदी ये कह नहीं चुके कि 22,000 में से 20,000 आदमी करप्ट हैं या नायल हैं FBR के? किसी के कान पे जूं रिंगी? अभी इमरान खान साहब कहते हैं अब हम आएंगे तो सही फैसले करेंगे। मैंने उनसे पूछा एक दिन कि आपने जो बुनियादी फैसले थे वो क्यों नहीं किए? अब गालिबन उन्हें एहसास हुआ है, वो कह रहे हैं जो कभी नहीं हुए। वो यही है, पुलिस में पुलिस इसलिए होती है कि लोगों को जो लोगों को जूते मारे, लोगों की तजलील करे, बेगुनाह को पकड़ ले, राह चलते हुए लोगों को गिरफ्तार कर ले, उन्हें ज़हनी अज़ियतें दे। पुलिस इसलिए होती है। और डकैतियों तक में शामिल हों बाद लोग। ये नहीं कि सारे पुलिस वाले बुरे हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन हारून साहब ये फैसले तो वो पहले भी कर चुके थे, इसके ऐलानात तो पहले भी थे। अब कुछ फैसले मुख्तलिफ क्या हो सकते हैं? नहीं जी, कहाँ फैसले किए? फैसला वो है जो नाफिज हो जाए। ये कहाँ फैसले किए जी? FBR में तो कोई तब्दीली नहीं हुई। FBR के तो आधे से ज्यादा लोग नाकारा हैं, कम अज कम। सही। बल्कि 80%, यानी 70-80% टैक्स तो 300 कंपनियां देती हैं। ये हजारों आदमी किस लिए बैठे हुए हैं? ठीक, हारून साहब इस पे मजीद भी बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस नाज़रीन अफगानिस्तान के वफ्द के दौरे रूस पे भी बात होगी, दरामदात के हवाले से भी बात होगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदी नाज़रीन। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान के एक वफ्द ने रूस का दौरा किया है, और रूस के दौरे में बातचीत ये तय हुई है कि सस्ता तेल किस तरीके से फराहम किया जाएगा, और इसके साथ साथ दीगर जो मौशी सूरत हाल है उसके लिए बायलैटरल ट्रेड भी की जाएगी। तो अफगानिस्तान का ये जो दौरा है, ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक लम्हा फिक्रिया है? पाकिस्तान को क्या सोचना चाहिए मुश्किल की इस घड़ी के अंदर? हमें कौन से अहम फैसले करने हैं? हारून साहब की तरफ बढ़ेंगे। हारून साहब, पूरा यूरोप तो इस वक्त बिलबिला रहा है। वो ये कहते हैं कि सैंक्शंस लगा के हमने रशिया के ऊपर अपना मुआशी कत्ल करवाना है। तो वो तो इस वक्त सोच विचार में है कि रशिया से किस तरह रब्ता किया जाए। पाकिस्तान के लिए ये कैसा लम्हा है? नहीं, गुजारे ये है कि कोई उसमें रुकावट ही नहीं है। ये इनका नफसियाती खौफ है। ताकत तो एक नफसियाती चीज़ है। ये खाम का डरे सहमे हुए हैं। इनके मफादात हैं, इनका रुपया यूरोप में है, अमेरिका में है, इनके मफादात हैं, इनको सरपरस्त चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरब तक ने तेल ख़रीदा है रूस से। अभी 20 अगस्त को म्यांमार का सदर वहाँ पहुँचा हुआ था,
और उन्होंने सौदा किया और उसने बड़ी तारीफ़ की। उसने कहा कि तेल जो है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, कीमत भी कम है। अफ़गानिस्तान का वफ़द गया है, वज़ीर सनत व तजारत हैं उनके, हबीबुर रहमान हबीब, और उन्होंने गंदम और गैस और पेट्रोल तीनों के बारे में गुफ्तगू की है। और ये मतलब पता नहीं उन पर पाबंदियाँ हैं, रूस पे भी हैं पाबंदियाँ, अफ़गानिस्तान पे भी हैं। वैसे तो अफ़गानिस्तान के साथ तजारत कर रहे हैं लोग, रूस के साथ भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। हम कोयला वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, फल काफ़ी आते हैं अफ़गानिस्तान से, टमाटर आ रहे हैं, आलू भी मेरे ख्याल में आ रहा है। तो हाँ, आलू भी आ रहा है, टमाटर भी आ रहा है। तो वो पेमेंट कैसे करेंगे ये मालूम नहीं, बैंकिंग चैनल के ज़रिए करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा, उसकी तफसीलात नहीं बताई हैं कि मामलात तय पा गए हैं और ऑब्वियसली इससे उन्हें सहूलत होगी। यानी आप अंदाज़ा करें ना कितनी बचत हो। कल मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 20 से 30% बचत है। और यूरोप रो रहा है गैस के लिए। वो बेल्जियम की जो क्या नाम है, टिनीवर वेडन, जो वज़ीर है उनकी एनर्जी की, उन्होंने कहा है कि भाई होश के नाखन लें ज़रा, ये क़यामत खेज सर्दियाँ आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेहम्मर जो अपना कार नेहम्मर जो चांसलर हैं, वो कह चुके हैं यूरोप पे पागलपन सवार है, यूरोपीय यूनियन को इससे बाहर निकलना चाहिए। वो गैस ज़ाहिर की कीमत का तयन अब रूस करता है, तो हम अगर चाहें हमारे रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, जब चाहें हम रूस से तेल ले सकते हैं, वो बड़ी खुशी से देंगे और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। ये ऐसे मफरूज़ा है। ये अभी कल तक ये सोच रहे थे कि ईरान से सब्जियां ना मंगवाएं, अब ये फैसला किया है, परसों तक यही सोच रहे थे। वो वज़ीर ख़ारजा तो ये कहते हैं कि भारत के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी। गलत कहते हैं वज़ीर ख़ारजा साहब। वज़ीर ख़ारजा साहब के कहने पर मत जाए, इनका अमल देखें। आज ही मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि भारत से सब्जियां दरामद की जा रही हैं, आज ही वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं नहीं की जा रही हैं। कोई बात है? और वाक़या ये है कि बिजनेसमैन को बाकायदा मैसेज दिया जा रहा है कि आप तैयारी करें, अब मंगवाएंगे ये सबसे ज़्यादा आप इंडिया से, उसमें रुकावट इंडिया से पड़ी है। उन्होंने कहा कि ये लिख के दें, लिख के भेजेंगे तो गौर करेंगे। लेकिन वो तो एक सैडिस्ट प्लेयर लेते हैं ना, अजियत देकर खुश होते हैं। भारतीय हुक्मरानों का तो मिजाज ये है, वो अपनी आबादी के साथ जो सलूक वो करते हैं, तो हमारे साथ क्या करेंगे आपको पता ही है। वहाँ से असल में सब्ज़ी भारत से ही इंपोर्ट की जाएगी, आलू भी, टमाटर, इसलिए कि उनके किसान को फ़ायदा पहुँचेगा। वो क्यों नहीं अपना इसकी इजाज़त देंगे, आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, कोफ में आपसे थोड़ी मिन्नत समाजेगा। और ये नहीं कि आप मिन्नत समाज कर रहे थे। ईरान के बारे में रिलेक्टेंट थे, इंडिया के बारे में नहीं थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन, मुझे और हारून दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।